संभालेंगे वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो वो पार्ट आ जाता है आपका मोड ऑफ एक्शन में, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये कल मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो है ऑक्सीजन जो होता है वो पोलर ट्रांसपोर्ट कर, मतलब उसका पोलर ट्रांसपोर्ट होता है या पोलरली ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि उसकी जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है, शूट एपिकल मेरिस्टम पे, राइट। और बाकी क्या पार्ट ग्रो नहीं करेंगे, बाकी भी पार्ट्स में ग्रो करना है ना, क्योंकि बेसिकली ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे ग्रोइंग रीजन्स हैं, ठीक है, डेवलपिंग रीजन्स हैं। तो ऐसा थोड़ा ना है कि रूट तो कभी डेवलप ही नहीं होती है, तो वहाँ पर भी तो बेसिकली ऑक्सीजन वो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या है कि शूट एपिकल मेरिस्टम से रूट तक आने का, यानी फ्रॉम एपेक्स टू बेस, है ना, इसी वजह से इसे बेसिपिटल कहते हैं। और इसी वजह से वो इसको पोलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि एपेक्स से बेस की तरफ, ठीक है। पोलर ट्रांसपोर्ट इसकी मैकेनिज्म अगर देखें कि सेल टू एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है, तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं उनको आप समझ लो। पहली बात तो जो इंडोल एसिटिक IAA है, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्म में होता है। इंडोल और बेसिकली हर प्लांट में ये दो फॉर्म में पाया जाता है। दो फॉर्म में, वो फॉर्म कौन कौन सी है, पहला है प्रोटीन, एक होती है एनायनिक फॉर्म और एक होती है प्रोटोनेटेड फॉर्म, राइट। IAA माइनस ये वाली, ठीक। ये हो गई इसकी एनायनिक फॉर्म, और IAAH जिसमें लगा हुआ दैट मीन्स कि ये प्रोटोनेटेड फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी किसी पर्टिकुलर सेल में ऑक्सीजन एंटर करता है वो कहलाता है ऑक्सीजन इनफ्लक्स, और जितना भी सेल से बाहर जाता है ऑक्सीजन वो कहलाता है ऑक्सीजन इफ्लक्स, ठीक है। जो भी ये दो फॉर्म में से जो एनायनिक फॉर्म और प्रोटोनेटेड फॉर्म है उनकी भी एक अपनी अपनी खासियत है। क्या खासियत है कि जो एनायनिक वाला इंडोल एसिटिक एसिड होता है वो बेसिकली जब भी उसको सेल में एंटर करना होगा तो उसको एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। पहले भी बता चुकी हूँ, जब परमिएबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तब बताया था ना कि कोई भी एनायनिक स्पीशीज ऐसे एंटर नहीं कर सकती, तो किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो क्या एनर्जी खर्च करती है। एनर्जी कौन सी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, राइट। और जबकि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो पैसिवली डिफ्यूज करके आराम से एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन के थ्रू जा सकती है, ठीक है। तो IAH के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जो रेड रेड मार्क्स आपको दिख रहा है ये एक पर्टिकुलर दो सेल मैंने बना रखी है, राइट। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए जब भी सेल में और ये आपको मालूम है कि हर प्लांट सेल के पास क्या होते हैं, एटीपेजेस होते हैं, ठीक है। एटीपेजेस क्या बेसिकली प्रोटॉन पंप होते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल पैसिवली डिफ्यूज करके एक सेल की एपोप्लास्टिक रीजन में आएगा, एपोप्लास्टिक रीजन से दूसरे सेल में एंटर कर जाएगा। अब जब एनायनिक स्पीशीज की बात होती है, ठीक है, तो इसको एंटर ही करने के लिए सबसे पहले किसी करियर प्रोटीन, सॉरी किसी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है, जो या सॉरी सिम्पोर्टर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिम्पोर्टर्स की, क्योंकि वो क्या कैसे आएंगे अगर H+ की मदद से, तो बेसिकली वो सिम्पोर्टर होता क्या है कि 2H+ के साथ दो प्रोटॉन के साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन की जो एनायनिक स्पीशीज है उसको सेल के अंदर एंट्री दे देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक सेल में तो ये आई स्पीशीज आ गई, ठीक है, ये एनायनिक स्पीशीज। अब इस एनायनिक को जब सेकेंड सेल में जाना होगा या जो भी नीबरिंग सेल होगी उसमें जाना होगा, उससे पहले ये एपोप्लास्टिक रीजन में आएगा, ठीक है। तो इस एपोप्लास्टिक रीजन में आने के लिए हमेशा सेल के पास बेस में, बेसल रीजन पे, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं बेसिकली ये ट्रांसपोर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर किसके हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टर होते हैं। ये खासियत है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टर हमेशा कहाँ पे होंगे, प्लांट सेल के बेसल रीजन में, इसीलिए ये कहा जाता है कि एपेक्स से पोलरली ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कैसे कि हमेशा इसके ट्रांसपोर्टर कहाँ है, बेस बेस पे ही तो है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, राइट। तो ये जाते कैसे हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एपोप्लास्टिक रीजन में जब आ जाएगा ट्रांसपोर्टर के थ्रू, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट जब सेल में आएगा तो अगेन ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करके H+ की मदद से फिर एंटर कर
सेल टू सेल ये जो ऑक्सिन की स्पीशीज़ है, ऑक्सिन केमिकल है, ये एक सेल से दूसरी सेल में मूव करता रहता है। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके अलावा दूसरी बात है कि ये जो ऑक्सिन है, राइट, ये जितना सेल को नीड होती है, वो उतना तो यहाँ पे यूटिलाइज होता है। रेस्ट ऑफ दी जितना एक्स्ट्रा बचता है वो दो जगह पे स्टोर हो सकता है। क्या कि या तो वो ईआर में जाके स्टोर हो जाता है, या फिर वो भी किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाइंड करके। ठीक है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये याद रखो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है वो या तो ईआर में जाकर के स्टोर हो जाता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरी सेल में, या पोलर ट्रांसपोर्ट इसी को कहते हैं, राइट। और बाकी तो यूजुअली मैं क्लास में भी हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिखती थी, सेल वॉल को सीडब्ल्यू लिखती थी, राइट। देन अगेन नेक्स्ट हेडिंग इज द फिजियोलॉजिकल रोल, कि ये किसी पर्टिकुलर प्लांट में ऑक्सीजन जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला आता है कि सेल एलॉन्गेशन। सेल एलॉन्गेशन से मतलब बेसिकली सेल वॉल के एक्सटेंसिबिलिटी के लिए है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि सेल वॉल में यूजुअली आपको मालूम है सेल्यूलोज के माइक्रोफाइबर्स होते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे से अरेंज रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डरली मैनर में। ठीक है, जो है अरेंज रहते हैं। तो ये सेल एलॉन्गेशन में हेल्प कैसे करता है, सेल एक्सपेंशन को, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जब भी ऑक्सीजन किसी सेल में आता है तो वो करता क्या है कि प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देता है उस पर्टिकुलर सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रोटॉन पंप होगा। ठीक है, उसे क्या होता है कि जो इनसाइड का H+ होता है वो सारा का सारा आउटसाइड आने लगता है। आउटसाइड आने की वजह से होता क्या है कि एसिडिफिकेशन, मतलब कि कुछ एंजाइम जो सेल वॉल में, जाहिर सी बात है H+ जब यहाँ पर आ जाएंगे, सारे के सारे H+ यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो सेल वॉल का जो pH है वो लो हो जाएगा ना, और कुछ ऐसे एंजाइम्स सेल वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं जो लो pH का इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें लो pH मिले और हम एक्टिव हों। ठीक है, तो वो ज़्यादातर एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि सेल वॉल को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेल एलॉन्गेशन में या सेल एक्सटेंसिबिलिटी में ऑक्सीजन रोल अपना निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सीडीकेज वगैरह है, इनको एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट कैटेगरी रूट इनिशिएशन में, या फिर रेगुलेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। ऑफकोर्स ये ग्रोथ प्रमोटिंग ऑर्गन है, तो इसका एपिकल डोमिनेंस में भी बहुत बड़ा रोल होता है। एपिकल डोमिनेंस बेसिकली कि टिप को हटा दे, सॉरी, बजाय लेटरल बर्ड्स के जो मेन एपेक्स है या एक्सेस वाली मेन स्टेम है, ठीक है, मेन स्टेम या स्टेम एक्सेस है, उसको प्रमोट करना। ठीक है, तो ये एपिकल डोमिनेंस में रोल प्ले करता है। इसके अलावा या ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ऐसे यहाँ पे फ्लावरिंग आनी चाहिए। ठीक है, और साइड में भी तो ब्रांचेस निकलेंगी, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इनकी ग्रोथ को तो प्रमोट करता है और इनकी ग्रोथ को डिमोटिव, मतलब कि डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इस वजह से कह रहा है कि इसको एपिकल डोमिनेंस में भी मेन प्लेयर है। इसके अलावा फ्लोरल इनिशिएशन में बहुत खास रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इसी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से एक्टिवेट हो जाती है, उनकी सिंथेसिस इन्हांस हो जाती है। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स जो भी अदर फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, वर्क फिजियोलॉजिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ें जो जो जीन चाहिए होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा फोटोट्रॉपिज्म में तो इसकी डिस्कवरी ही हुई थी, इसलिए भी इसका मतलब मेन, क्योंकि ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कर्वेचर शो करता है। ठीक, तो ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल रोल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये